नमस्कार। लक्ष्मणधारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन एनसीईआरटी क्लास 7 के बारे में बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर पहले अध्याय की नोट्स एंड जो वन लाइनर जीके की क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। और इसके बाद आज अपन एनसीईआरटी एमसीक्यू क्लास जो आपके पहले अध्याय से संबंधित है, और यह क्लास आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी तथा इसकी पीडीएफ जो है वो आपको लक्ष्मणधारा टेलीग्राम चैनल के ऊपर उपलब्ध करवाई जाएगी जस्ट क्लास कंप्लीट होते ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यस, लक्ष्मणधारा एनसीईआरटी एमसीक्यू क्लास 7th, और आपकी पुस्तक का नाम है हमारा अतीत भाग 2। ठीक है, चलो, तो आपने विषय सूची तो देख रखी होंगी, क्योंकि इसके बारे में वीडियो अपन पहले व्याख्यात्मक वाला देख चुके हैं। तो आपको पहले वो वीडियो देखना, उसके बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आपका पहला अध्याय है हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। अब इसके बारे में जो प्रश्न बन रहे हैं उनको देख लेते हैं। ओके, सबसे पहला, मध्यकाल में विदेशी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो देखो, गांव में आने वाला कोई भी व्यक्ति जो अनजान हो, ठीक है, एक ही गांव के अलग अलग धर्म के लोग एक दूसरे के लिए प्रयुक्त नहीं। इसके अंदर जो अपना ऑप्शन राइट होगा वो गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति नहीं, कोई भी अनजान व्यक्ति नहीं। अनजान का मतलब नहीं, अनजान भी होना चाहिए और वो उसी संस्कृति का होना चाहिए, उसी संस्कृति का नहीं होना चाहिए, उसी संस्कृति और समाज से भिन्न होना चाहिए। तो वो इसके अंदर वो है सम्मिलित किया जाएगा। यानी एक चीज ध्यान रखनी है, संस्कृति और दूसरा समाज। तो उस जमाने में क्या होता था, कोई व्यक्ति भिन्न संस्कृति और भिन्न समाज का होता था तो उसे विदेशी के अंदर डाल दिया जाता था। तो इसके अंदर दोनों ऑप्शन राइट नहीं है, यानी ये भी ऑप्शन राइट नहीं है और ये भी ऑप्शन राइट है। लेकिन ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा, कि ना तो एक राइट है ना तो राइट है। देखो, मध्यकाल में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो देखो उस समाज या उस संस्कृति का अंग न हो, उसे विदेशी कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जाता है। किंतु एक ही गांव के रहने वाले दो किसान अलग अलग धर्म या जाति से जुड़े होने पर उन्हें विदेशी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे देखो, मध्यकाल के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ, राजपूत। निम्नलिखित में से कौन से समूह वर्ग इसमें शामिल थे? कौन से शामिल थे इसके अंदर? तो ओके 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 ओके, वेट 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 पहले ऑप्शन के अंदर मैंने ना आपको थोड़ा गलत दे दिया, मैंने ज्यादा इसका ले लिया था। पहले ऑप्शन के अंदर आपका एक राइट होगा, ठीक है ना, अभी याद आया। ओके, कोई भी अनजान व्यक्ति जो होता है वो आपका विदेशी होगा, बाकी ये इसमें गलत दिया हुआ, तो ध्यान रखना पहले में जो आपका ऑप्शन है वो ए राइट होगा। ठीक है, ओके। दूसरा क्या है कि कौन से हैं वो इसके अंदर शामिल होगा? तो सामंत भी शामिल है, सेनापति भी शामिल है और सैनिक भी शामिल है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। यानी मध्यकाल समुदायों का बढ़ता महत्व, तो उनमें राजपूत प्रमुख थे, जो कि राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं सदी और 14वीं सदी के बीच ये नाम आमतौर पर योजनाओं के रूप में योद्धाओं के रूप में उस समूह के लिए प्रयोग होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। और राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं पर सेवारत थे। तो ये इसके अंदर डी ऑप्शन राइट है। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, मध्य काल में रहट का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो सिंचाई के लिए किया जाता था। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मिन्हाज ए सिराज ने जब पहली बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो इसका आशय अविभाजित भारत में स्थित क्षेत्रों से था। तो क्या बात सही है? नहीं, ऐसा कुछ उसने बताया नहीं। उसके बाद में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया इस उपमहाद्वीप, हाँ, बाबर जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करता है तो ये क्या कहता है कि उपमहाद्वीप, भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन के लिए करता है। तो दो ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका मतलब इसमें आपका केवल बी जो है वो सही है। ठीक है, आगे पांचवा प्रश्न, और वैसे देख सकते हैं कि 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो इसका आशय था पंजाब, हरियाणा और गंगा के बीच में स्थित इलाकों से था। ठीक है, और उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया था जो दिल्ली सल्तनत के क्षेत्राधिकार में आते थे। नेक्स्ट, भारत की 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान कहा जाता था। भारत को 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान कहा जाता था के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो मिन्हाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उस उपमहाद्वीप के भूगोल, जीव जंतु तथा यहाँ निवास करने वाले संस्कृति के लिए किया था। तो बिल्कुल ये बात सत्य है। उसके बाद में
बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग हरियाणा और गंगा के क्षेत्र में रहने वालों के लिए किया था। ये बात भी 5वें प्रश्न में सत्य है, तो यहाँ हो जाएगा इसका मतलब सी। ठीक है। 8वीं से 14वीं सदी राजपूतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है वो विचार करें। तो राजपूत का नाम राजा के पुत्र से, और जिसका अर्थ होता है किसी शासक का पुत्र, बिल्कुल सही है। वे योद्धाओं के समूह जिन्हें क्षत्रिय जाति होने की हैसियत का दावा किया जाता था। तो इसमें भी आपका ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा सी। और 8वीं सदी से 14वीं शताब्दी के दौरान समाज में बड़े पैमाने पर परिवर्तन देखा गया, और ऐसा ही परिवर्तन था विभिन्न जातियों या उद्धव निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। तो इसमें क्या है, जातियों ने अपने सदस्य के आचरण का प्रबंधन करने के लिए अपने स्वयं के नियम और कानून बनाए। यस, ये बात बिल्कुल सत्य है। और जातियों को भी अपने गांव के नियमों का पालन करना आवश्यक था। यस, तो इसमें भी ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। आगे इस्लाम की व्याख्या उनके अनुयायियों ने कई तरह से की थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। सिया मुसलमानों ने इस समुदाय के प्रारंभिक नेतृत्व खलीफाओं और उत्तरवर्ती खलीफाओं की शक्तियों को स्वीकार कर लिया था। बिल्कुल, ये बात सत्य है। ठीक है। और उसके बाद में नहीं 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 नहीं, ये बात गलत है। उसके बाद में सुन्नी मुसलमानों का मानना था कि पैगंबर मोहम्मद के दामाद अली मुस्लिम समुदायों के न्याय संगत नेता है। नीचे दिए गए कोड में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो ये थे आपके इससे संबंधित महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। आगे अपन दूसरे अध्याय के MCQ की क्वेश्चनों की बात करेंगे, जबकि पहला अध्याय कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरा अध्याय की पहले व्याख्यात्मक क्लास होगी, उसके बाद में नोट्स एंड वन लाइनर GK की क्लास होगी, और उसके बाद में MCQ की क्लास होगी। तो मिलेंगे उसमें, तब तक के लिए बाय बाय। और PDF में अभी आपके प्ले लिस्ट क्या बोलते हैं उसको, टेलीग्राम में डाल दूंगा।